अमेरिका ने भारत पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिया है और इसका सीधा असर अब भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड और ऑटो पार्ट जैसे अहम सेक्टर्स पर दिखने लगा है। एमएसएमई से लेकर सूरत और तिरुपुर जैसे हब तक हर जगह चिंता का माहौल है। लेकिन क्या ये झटका भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगा देगा या फिर ये वक्त है नए बाजार तलाशने और रणनीति बदलने का? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो अब लागू हो चुका है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और खास करके एमएसएमई सेक्टर पर दिख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापारिक रिश्ते रखने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जो अब लागू हो चुका है, जिसका एमएसएमई सेक्टर और निर्यात सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। जीटीआरआई के मुताबिक भारत के अमेरिका को होने वाले $86.5 बिलियन के कुल निर्यात में करीब $60.2 बिलियन अब इस टैरिफ के दायरे में आ गए हैं। सरकार का अनुमान थोड़ा कम है, करीब $48.2 बिलियन, लेकिन इसका असर दोनों ही आंकड़ों में बड़ा है। अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहे तो FY26 में भारत का अमेरिका को निर्यात घटकर $49.6 बिलियन आ सकता है, यानी पिछले 5 साल की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स पर होगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल खरीदार है। दोनों देशों के बीच $10.8 बिलियन का व्यापार होता है। अब इस पर 63.9% की ड्यूटी लग गई है। तिरुपुर क्लस्टर, जो रेडीमेड गारमेंट्स का हब है, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी में भी ट्रंप के टैरिफ का बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका को $9.94 बिलियन का निर्यात होता है। अब इस पर 52.1% ड्यूटी लगेगी। सूरत, जो भारत का डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर है, ऑर्डर रुकने से पहले ही छटनी की बात कही है, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। सी फूड और श्रिम्प्स की अगर बात करें तो अमेरिका भारत के श्रिम्प का 50% खरीदार है। करीब 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। अब इस पर 60% ड्यूटी लग गई है। इक्वाडोर, जिसे अमेरिका से रियायत मिली है, अब भारत को टक्कर देगा। लेदर और फुटवेयर की अगर बात करें तो पहले से ही लागत यहां बढ़ रही थी। अब 50% टैरिफ ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऑटो पार्ट्स की अगर बात करें तो FY24 में $6.6 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट हुआ। इसमें से $3.4 बिलियन पर 25% और बाकी पर 50% ड्यूटी लगेगी। गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम, जहां भारत की हिस्सेदारी 40% है, अब खतरे में है। स्टील और बेस मेटल्स की अगर बात करें तो ज्यादातर एसएमई कंपनियां लंबे स्टील उत्पाद निर्यात करती हैं, जो इस टैरिफ से बाहर हैं। पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों की अगर बात करें तो $4.1 बिलियन का पेट्रोलियम निर्यात टैरिफ से बाहर है। साथ ही किताबें, प्लास्टिक, सर्वर हार्डवेयर जैसे कुछ उत्पाद भी इससे बाहर हैं। कुल मिलाकर $27.6 बिलियन का निर्यात फिलहाल टैरिफ से बचा हुआ है। जानकारों की माने तो ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद अब भारत नए बाजार की तलाश में है। अब भारत को अफ्रीका, यूरोप, एशियान और वेस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने होंगे, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि 50% टैरिफ की दीवार अब खड़ी हो चुकी है और इसका असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ इसे झेल लेंगे, कुछ को संभालने के लिए तत्काल मदद और रणनीतिक बदलाव की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 50% टैरिफ लगने के बाद अब क्या स्थिति बन रही है? किन सेक्टर्स में मुश्किलें पैदा हो रही हैं? सरकार क्या रणनीति अपना रही है? आगे की राह कैसी है? इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा साहब, मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आर.के. विज साहब हैं, प्रेसिडेंट एमेरिटस द टेक्सटाइल एसोसिएशन। और हमारे साथ हैं फिरोज खंबाटा साहब, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटीज एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। तो बहुत स्वागत करेंगे अजय सर, आर.के. विज सर और फिरोज खंबाटा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सबसे पहले अजय सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि 50% टैरिफ लगने के बाद शेयर बाजार, रुपया और विदेशी निवेश पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप, और आगे का क्या रुख रह सकता है? देखिए, शेयर बाजार तो 12 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिवली बहुत पिछड़ा है इमर्जिंग मार्केट्स के सामने, डेवलप्ड मार्केट्स के सामने, दोनों ही। और उसका जो मूलभूत कारण है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पे एक रोक लगी है। उतना तेजी से ग्रो नहीं हुए हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स जितने के हमारे वैल्यूएशन दर्शा रहे हैं। पैसा जा रहा है, कोरिया में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, हांगकांग के मार्केट में जा रहा है। तो शेयर बाजार पे इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मैं कहूँगा पचा लिया गया है। रुपया अगेन ऑल टाइम लो की तरफ है। आरबीआई ने इंटरवीन जरूर किया कल और रुपए को होल्ड किया। तो ओवरऑल क्योंकि फ्लोज जो है नेगेटिव हैं करंट अकाउंट के, तो हम देख रहे हैं रुपए पे असर आ रहा है। और वो भारत सरकार लगभग 3 से 4% हम डिप्रिशिएट होने देते हैं रुपए को, ताकि ऑर्डरली तरीके से हम कॉम्पिटिटिव भी रहें। तीसरी बात जो है हमारा बॉन्ड मार्केट, वहां पे यील्ड्स बढ़ गए हैं काफी। तो वो आरबीआई का हस्तक्षेप चाहिए होगा। होपफुली एक रेट कट और चाहिए होगा अक्टूबर या दिसंबर तक। बट इतना डिमांड नहीं है भारतीय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो वहां पे थोड़ी सी हमें देख रहे हैं कि डिमांड कम हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा ताकि जो भारी भरकम कर्जा उठाती है भारत सरकार हर साल, वो पूरा हो सके 16-17 लाख करोड़ का। बिल्कुल। आर के विज साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अमेरिका में 50% टैरिफ के बाद भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स पर सीधे तरीके से कितना असर पड़ेगा? फिलहाल ऑर्डर और रोजगार के नजरिए से अगर हम देखें तो कितनी बड़ी चिंता है? नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार आज सर। गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव है, बहुत बहुत सबको बधाई। सर। लकीली हम गणेश महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि ये जो डिफिकल्ट टाइम हमारे पास आया है, इससे हम जल्दी निकल जाएंगे। जैसे हम कोविड के टाइम निकले, हमारा टेक्सटाइल इसमें से जरूर जल्दी निकल जाएगा। ये बात ठीक है कि 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा टैरिफ है, जबकि दूसरे कंट्रियों में उन्होंने 20%, 19-20% डाला, हमारा 30% है, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ है। तो अब टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, जैसे $10.8 बिलियन होता है, जिसमें $5 बिलियन तो गारमेंट है, और उसमें $2.5 से $3 बिलियन फैब्रिक और यान है, और बाकी कारपेट और निटेड फैब्रिक ये सब हैं। और हमारे जो इंडिया में एमएसएमईज टेक्सटाइल में बहुत हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल ही जॉब देती है। आज इस पूरे टेक्सटाइल में कम से कम 4 करोड़ एम्प्लॉय लगे हुए हैं, डायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट भी लगाएं तो 2 करोड़ और हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल देती है। हमारे हब्स हैं, पानीपत है, लुधियाना है, जलंधर है, अमृतसर है, सूरत है, तिरपुर है, और एनसीआर में ये है, भदोई है। अब ये जो सफ़र कर रहे हैं भदोई में, आज पूरा कारपेट यूनिट जो हैंड कारपेट बनता है और टफडिड कारपेट बनता है, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, इतनी महंगी महंगी मशीनें लगा रखी हैं, सूरत में होम फर्निशिंग बनता है, ये सब अफेक्ट होना शुरू हो गया है। क्योंकि एक कपड़ा बनाने के लिए कम से कम 4-5 महीने पहले ऑर्डर मिलता है, फिर उसका हम यान प्रिक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल है, उसकी एसेसरीज करते हैं, तब जाके वो गारमेंट बनता है, कपड़ा बनता है। आज तिरपुर है, तिरपुर में आज 70-80% कॉटन गारमेंट बनता है, जिसमें से 60 से 70% वहाँ यूएसए में एक्सपोर्ट होता है। तिरपुर इतना बड़ा हब है हमारे यहाँ, वहाँ इस टेक्सटाइल में छोटे छोटे टेक्सटाइल में 40 लाख वर्कर करते हैं। अभी 30 से 35% मशीनें बंद हो गई हैं। 10 से 12 लाख वर्कर सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये डिफिकल्ट टाइम तो बहुत है, परंतु इस डिफिकल्ट टाइम को हमने कैसे निकालना है, उसके भी कई तरीके हैं। हमने आपस में एसोसिएशंस में आपस में हमने बात की है, उसके कुछ हम तीनों को मिलके, गवर्नमेंट को, हम एंटरप्रेन्योर को मिलके, और इन सब को मिलके हमें इसका रास्ता निकालना है। और हम श्योर हैं
ये जो 4-5 महीने जो मुश्किल हैं, इसमें हम रास्ता निकाल लेंगे, 101% निकाल लेंगे और इस ओवरकम को दूर कर लेंगे। वो रास्ते, कई रास्ते हैं जिसको हम एक्सप्लेन से आपको बता सकते हैं। जाहिर तौर पर इतना भारी टैरिफ होने के बाद सारी इंडस्ट्री अब अपने नए रास्ते खोज रही है, पहले से रास्ते खोज रही है, अब थोड़ा सा तेजी और देखने को मिल रही है। फिरोज खमट्टा साहब, आपसे मेरा सवाल सर ये होगा कि आप फूड और एफएमसीजी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, क्या इस टैरिफ का असर आपके जैसे मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे छोटे ब्रांड्स पर भी पड़ेगा? कितना पड़ेगा और आप लोग इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? डेफिनेटली पड़ेगा, पर एक ये जो सिंबलिज्म है, जो मेरे हिसाब से टैरिफ बिजनेस एक चीज है, पर ये जो एक मार्केट में सिंबलिज्म जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को कुछ भी इससे वो तोड़ सकता है, ये गलत चीज है। मेरे हिसाब से एज ए कंट्री वी शुड कम टुगेदर। सी, ट्रेड वॉर अपनी जगह है, पर वाई एज इंडिया वी शुड बी वीक? तो मेरा डेफिनेट मानना है कि हम लोग को टुगेदर देना चाहिए और हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब हुआ कि वी आर पुटिंग डाउन ऑन अवर नीज, व्हिच इज आई डोंट थिंक वी शुड बी डूइंग। अब रही बात इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को डेफिनेटली इम्पैक्ट है। जो फूड इंडस्ट्री यहाँ अमेरिका से जुड़ी हुई है, वहाँ के जो मॉडर्न ट्रेड है जैसे कि वॉलमार्ट है वगैरह जो है, उनका काफी जॉब वर्क भी यहाँ होता है, उनके ब्रांड से माल जाता है, इनको डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लोग लॉन्ग टर्म सोचेंगे। डेफिनेटली जिसका ब्रांडेड जाता है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से आज लकीली इंडिया, बाकी एफटीए ट्रीटीज हो रही है, अभी यूके के साथ हमारी हो गई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई है, जीसीसी कंट्रीज में दुबई के साथ हो गई है, बाकी से हो रही है। तो आई थिंक इंडियंस को ऑल्टरनेट एवेन्यूज अभी मिलने वाले हैं और गवर्नमेंट पूरी ट्राई कर रही है कि ये जो नई ट्रीटीज हो रही है उसमें इंडियन जैसे कि फूड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो काफी आइटमें यूके में आज टैरिफ फ्री हो गई है। तो आप एक बाजू मान करो अमेरिका में 50% हो गया है, पर यूके बिल्कुल फ्री हो गया है, तो भाई यूके क्यों नहीं माल भेजते हुए? और ये डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री अपने आप प्लानिंग हो रहा है। सेकंड, फूड इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा मौका बन गया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्लोबलाइज हो सकते हैं। आज मेरे ध्यान में 2-3 मैन्युफैक्चरर है जो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि भैया दुबई में जाके हम ये मैन्युफैक्चर करते हुए, कोई आदमी यूके में मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहा है, वहां से टैरिफ कम है, तो एक जितनी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनियों को ग्लोबल बनने की, तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव चीज भी मैं देख सकता हूँ। अभी जो करने की जरूरत है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जी। गवर्नमेंट को एक पैकेज बनाना चाहिए। वी नीड टू सपोर्ट people who are most affected, seafood, agri, textile, जेम ज्वेलरी, जहां जहां मेन इफेक्ट हुआ है वहां को सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ डिफरेंस 25% है तो गवर्नमेंट 25% दे देवे, पर मेरा डेफिनेट मानना है कि एक्सपोर्टर के लिए एक पीएलआई जैसा एक एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव देना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ और आपको हम ये एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव देंगे। और ये खाली यूएस के लिए नहीं देना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी करो। तो इन वे ये जो हमारा एक बाजू यूएस में प्रॉब्लम हो रहा है, हम दूसरी मार्केट से वो खींच सकते हैं ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली वी नीड अ एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट। उससे डेफिनेटली अपने को एक्सपोर्ट जो हमारा जो वॉल्यूम वो बढ़ेगा और इससे एक पूरा इंडिया को फायदा पहुंचेगा। सेकेंडली, आपने देखा होगा इंडियन रुपी वीक हो रहा है, एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए वो अच्छी चीज है इन अ वे, तो उससे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस कम होता रहेगा। करेक्ट। तीसरा चीज मेरा डेफिनेटली मानना है कि ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है जिसके हम सब पार्ट रहे हैं, ये सही टाइम है उसको आगे ले जाने का, मेक इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट का। और ये जो हमारा एक, जो मैं नहीं कह रहा हूँ अभी इंडिया का आइसोलेशन नहीं हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी से अमेरिका का आइसोलेशन हो रहा है, आप सोचो। और जब यूएस का आइसोलेशन होगा तब दुनिया के लोग सोचते हैं अभी यूएस पे डिपेंड नहीं करना है, लेट अस लुक एट कंट्रीज लाइक इंडिया टू मेक अवर प्रोडक्ट। और तब जब मेक इन इंडिया का जो नारा है, मेक इन इंडिया फॉर अब्रॉड का ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो मेरे हाथ से ये सही चीज है। जीएसटी रिफॉर्म की तो मैं बार बार बात करता हूँ और उसका एक टाइमलाइन आ गया है, अब 2 महीने में जीएसटी रिफॉर्म होने हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन होना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है अमेरिका है वो सब वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो होता रहेगा। इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है, रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, स्टेट लेवल रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिटिगेटिंग, ये सब हमको मजबूत करना है। इट इज लाइक सेइंग हेल्थ मजबूत होगी तो कोई भी फाइट कर पाएंगे, अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो क्या फाइट करेंगे? तो हेल्थ अपनी क्या है, अमेरिका हेल्थ नहीं, हमारा हेल्थ हम खुद हमने आपको काबिल इकोनॉमी बनाए और उसकी तरफ आई थिंक हम जा रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा गुड न्यूज है। और एक्चुअली ये टैरिफ से जल्दी फास्टर होगा, कैटलाइज। बिल्कुल सही बात है कि एक तरह से इसे आपदा में अवसर की तरह से देखने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि मेक इन इंडिया पर फोकस हो
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही कि हमें दूसरे की लकीर पर ध्यान देने की बजाय अपनी लकीर को बड़ा करना है, स्वदेशी पर फोकस करना है, जिसका असर हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, आप लोगों के जरिए बात कर रहे हैं। बग्गा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या ये टैरिफ भारत की जीडीपी या ग्रोथ पर एक बड़ा असर डालेगा, या ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित रहेगा, जैसा कि अभी फार्मा, स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के 50% टैरिफ से मुक्त हैं, तो इसका कैसा असर दिखेगा? दूसरा, आपने एक ट्वीट भी किया था कि ये ग्लोबल इशू है, उसको एक बार जरा डिस्क्राइब करिए सर। जी, ओवरऑल देखें तो लगभग 30-35 बिलियन डॉलर का सालाना इम्पैक्ट होने की उम्मीद है, ये एस्टिमेट है। तो क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, काफ़ी फ्रंट लोडिंग हुआ है इस साल में। जनवरी से ही काफ़ी फ्रंट लोडिंग किया गया एक्सपोर्टर्स द्वारा। ये है कि क्रिसमस का सीज़न हम मिस करते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक आघात है हमारे टेक्सटाइल पे या जेम्स ज्वेलरी पे या लेदर पे, इन सब कंपनीज पे ज़रूर आघात आता है। तो 35 बिलियन जो इम्पैक्ट है सालाना, इस साल में लगभग 20 बिलियन का होगा, जो कि मेकअप हो जाएगा। एक तो जीएसटी कट्स, जैसे फिरोज साहब कह रहे थे, जीएसटी कट्स आएंगे, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएगा। दूसरा, जो मुहिम भारत सरकार छेड़ रही है कि और कंट्रीज में हम डाइवर्सिफाई कर पाएं, उसका इम्पैक्ट आएगा थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करने में। और तीसरा बहुत अहम रहेगा कि भारतीय कंपनियां ऑफिसेज खोल रही हैं, इथियोपिया हो, दुबई हो, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो, जहां पे कम टैरिफ है, तो ट्रांसशिपमेंट काफ़ी होगा। तो माल बनाया जाएगा और ट्रांसशिप होगा उन कंट्रीज से। तो ओवरऑल हो सकता है कि इतना कुछ इम्पैक्ट जीडीपी पे ना आए। ये शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्गर टर्म में तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फोर्स कर रहा है हमें और मार्केट्स ढूंढने में। कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें डिटैच होना है अमेरिकन मार्केट से। वो 18 बिलियन डॉलर का कंज्यूमर मार्केट है, तो बहुत बड़ा मार्केट है, किसी भी देश के लिए बहुत अहम है उस मार्केट को सप्लाई करना। तो वो तो रहेगा। आज यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी कहा है कि ये दोनों कंट्रीज फिर से एकजुट हो जाएंगी, उनको काफी उम्मीद है। तो लॉन्गर टर्म में, और हो सकता है 1-2 महीने में ही, अगर यूक्रेन रशिया का करार हो जाए, तो हो सकता है तब भी ये टैरिफ घटा दिए जाएं। ठीक बात है। आर के विज साहब, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि भारत सरकार ने ईयू, यूके जैसे नए बाजारों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके लिए कितनी तैयार है? और जाहिर है कि इसे यूएस का विकल्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल नुकसान की भरपाई कुछ तो होगी काफ़ी कुछ। जैसे अभी अजय सर ने कहा कि 30 से 35 बिलियन का सालाना इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें 20 बिलियन मेकओवर हो जाएगा। कैसे देखते हैं सर इसको? देखो हमारा क्या है कि सपोज 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है एक साल में तो अगर ये पर मंथ अराउंड 1 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है उसको कवर करने के लिए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कॉटन पे, जो बेसिक रॉ मटेरियल एक कॉटन है, हमारे 2 रॉ मटेरियल होते हैं, एक कॉटन होता है, एक PTA-MEG जो मैन मेड फाइबर बनाता है, वर्ल्ड ओवर मैन मेड फाइबर। गवर्नमेंट ने कुछ 40 दिनों के लिए 11% उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको 40 दिन के लिए डेफर किया है, सो दैट कॉटन शुड बी अवेलेबल एट इंटरनेशनल प्राइसेस। हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा है, जो PTA-MEG पे सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी है, जो इंडिया में शॉर्ट सप्लाई है अराउंड 2 मिलियन टन एवरी, मतलब इट इज़ ए शॉर्ट सप्लाई इन इंडिया एवरी ईयर, उसको उस पर थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी जैसे कॉटन के हिसाब से थोड़े दिन के लिए उसको हटा दे। सेकेंड थिंग, जो GST रिफॉर्म कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट भी बढ़ाने के लिए, जो डोमेस्टिक है वो मैन मेड फाइबर और कॉटन फाइबर, सब फाइबरों को एक GST रेट बनाए और वो रॉ मटेरियल से बनाए। अब जैसे PTA-MEG 18 है, यान 12 है, फैब्रिक गारमेंट 5 है, बट कॉटन में हर चीज़ 5 है। तो हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि जब भी रिफॉर्म करे, इन्वर्टेड ड्यूटी मैन मेड फाइबर में होनी ही नहीं चाहिए। थर्ड थिंग कि जो MSME है, टेक्सटाइल में MSMEs बहुत हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, नए स्टार्टअप आते हैं, वो जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, टेक्सटाइल खरीदते हैं, वो 5% पे खरीदते हैं और अपनी जो गारमेंट है या 5% पे बेचते हैं। परंतु जो सर्विसेज अपनी ब्रांडिंग बनाने में, जो उनको जैसे
वो ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लॉजिस्टिक में करते हैं, कमीशंस पे जीएसटी पे करते हैं, वो 18% करते हैं, बिल्कुल। जो 18% उनका रिकवरेबल नहीं होता। तो गवर्नमेंट को उसको 5% करके वो जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं जो टेक्सटाइल के हैं वो बहुत ग्रो करेंगे और हमारा जो कैपिटल है वो रिलीज हो जाएगा। और चौथी चीज मैं कहता हूं, हमारा जीएसटी जो रिफंड गवर्नमेंट देती है, मिलता है हमें, कभी 4 महीने लग जाते हैं, कभी 5 महीने, तो गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली कहें कि विद इन 15 डेज, क्योंकि यूएसए का प्रॉब्लम आई है, विद इन 15 डेज जिनका भी रिफंड पेंडिंग पड़ा है उससे हमारी जो वर्किंग कैपिटल और बेटर हो जाएगी, सो दैट हम दूसरे कंट्रियों की तरह, क्योंकि टेक्सटाइल में दूसरे कंट्रियों में माल बनाने के लिए, अब यूके है, यूके का वो फटाफट साइन हो गया है, दिसंबर में कर दें। रशियन मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छी खुलेगी। अब रशिया गवर्नमेंट को ये कहें कि देखो हम आपसे ऑयल खरीद रहे हैं, आपकी वजह से हमें प्रॉब्लम आई है, तो आप सारा टेक्सटाइल हमारे से खरीदो। ये एक बहुत बड़ी मार्केट खुलेगी। और जिस पे हमारा एफटीए हो चुका है, जैसे इसमें यूएई में हो चुका है, जापान से हो चुका है, हम वहां मार्केट खोज रहे हैं, क्योंकि उन मार्केटों को कस्टमर लेने के लिए थोड़े से हमें डेवलप करने पड़ेंगे। तो मेरी और गवर्नमेंट इमीडिएटली हमें अगर 15% ड्यूटी ड्रॉबैक दे दे, 30% में 15% वो दे, हम अपने खर्चे कम करें, हम दूसरी मार्केट ढूंढें, तो हम इसको 5-6 महीने में इस पूरी प्रॉब्लम को कम कर देंगे। अदरवाइज जो इतने वर्कर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे वो बड़ी प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए और कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत बैंक को जो इंटरेस्ट है, जो बैंक इंटरेस्ट है, जो इंस्टॉलमेंट है, उसको 6 महीने के लिए डिले कर दें, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम टेक्सटाइल वाले रेडी बैठे हैं। जाहिर तौर पर साझा प्रयास है और प्रयास किए जा रहे हैं। अब जाहिर तौर पर एक फौरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, इंडस्ट्री अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। पीयूष खम्बट्टा साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सर, क्या भारत के एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को अब प्रोडक्ट इनोवेशन, लोकलाइजेशन या वैल्यू एडिशन पर जोर देना होगा? इसके लिए इंडस्ट्री कितनी तैयार है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट वहां पर कैसे उनसे कॉम्पिटिट करें, आपको कैसे और ज्यादा इनोवेट करने की जरूरत है? ओवरऑल मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिट करने के लिए कितनी तैयार है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मेरा डेफिनेटली मानना है कि अगर आप वैल्यू एडेड यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो टैरिफ से उसका आपका कोई मतलब नहीं है। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडियन हर्बल टॉनिक इसका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करूं, उसमें 50% भी टैरिफ लग जाए, पर अगर लोगों को उसकी जरूरत है तो पीपल विल पे। और फूड और आयुर्वेदा में बीच में बहुत कम लाइन है, डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से हम लोग च्यवनप्राश को च्यवनप्राश बोलते हैं, अमेरिका में उसको गूसबेरी जैम बोलेंगे। अब वो वहां पहुंच गया तो उसको लिए लोग पैसे देने के लिए रेडी है। एवरीबडी वांट्स टू मूव टू हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन। तो मेरे हिसाब से वहां ही इंडियन कंपनीज को थोड़ा भी मेहनत करने की जरूरत है कि हम लोग एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हर सेक्टर में इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए। एक कॉपी कैट आइडिया नहीं करेगा ये कोई किसी का कॉपी कर देवे। और हमारी खुद की कंपनी एग्जाम के लिए दे रहा हूँ, यही काम में जुटी है कि भैया कैसे आर्टिफिशियल कलर ना हो, कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट बनाए, कैसे ऑर्गेनिक बनाए। और मेरा मानना है कि ऐसे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें टैरिफ का इंपैक्ट भी सहा जा सकता है। ये एक बात हो रही है। अब सेकंड, डेफिनेटली जो बाकी मार्केट्स है, अमेरिका में टैरिफ आए हैं, अब जो बाकी अनटैप मार्केट है वो हम कैसे टैप कर सके, इसी के लिए सब पूरा प्लानिंग होना चाहिए। और वहां भी इनोवेटिव प्रोडक्ट से काफी काम मिलता है। मेरा मानना है कि जैसे कि इंडियन फूड इंडस्ट्री की स्पेसिफिक बात करें, हम हमेशा इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा पापड़ हुआ, चटनी हुआ, ये हुआ। हमने ये नहीं सोचा कि भैया हम वो कंट्री का माल बना देवे इंडिया में और इसको आगे ले जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोरियन किमची। आज कोरियन किमची इंडिया में गली गली जाने जाती है। किमची क्या है? एक जात का पिकल ही है, ककम्बर का। आज हम कोरियन किमची इंडिया बना के वर्ल्ड ओवर भेज सकते हैं और अच्छी वैल्यू मिलेगी अपने को। और 50% दे, 100% टेरिफाई तो भी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इज डेफिनेटली लोअर। तो ये चीज पे डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। और
फॉरेन में हम अभी तक सोचते थे खाली डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे, क्यों? हम हमारी खुद की कंपनियां क्यों फॉरेन में नहीं हो सके? ऐसी बिल्कुल। बहुत सी कंट्री है जिसका यूएसए के साथ 5% टैरिफ है। मैंने अभी एग्जांपल दिया पहले, यूके 5% टैरिफ है। हमारा माल यूके में बन सकता है, यहाँ से यूके माल जाएगा एफटीए फ्री, वहां पे 40% वैल्यूएशन होगा, बिल्कुल। और वहां से अमेरिका चला जाएगा। सीधी बात है, ये कोई बड़ा सीक्रेट बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी एवेन्यूज कि जिससे आज यूएस हम पहुंच सकते हैं, और एक्चुअली ये हमारे लिए गुड गुड चीज है कि इससे हमारा ये जो नया नया डाइवर्सिफिकेशन करने का, नए आइडियाज का, नया नए बिल्कुल। मार्केट हमको मिलेंगे, और ये हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और रही जो एफटीए की बात, मेरा डेफिनेटली मानना है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज है, एक जी। ब्राजील, चाइना, रशिया, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, ये रियल मार्केट है आज। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो बात सही है, साउथ टू साउथ जो पूरा जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वो एक हमेशा हमारे से इसका वॉइस नहीं हुआ है हमारा। हम लोग टुगेदर आ जाए, और अगर ये कंट्री है कि एफटी हो जाए, इमेजिन करो कि आज ब्राजील में, अर्जेंटीना में, मेक्सिको में, साउथ अफ्रीका में, रशिया में, चाइना बिल्कुल। में, ये सब जगह से अगर अगर हमारा एफटी हो जाए, मैं तो कहता हूँ तो अमेरिका साथ वो डेफिनेटली वो जो हमारा नुकसान है उससे डबल ट्रिपल हमको वॉल्यूम मिल सकता है। और मेरा ये आग्रह रहेगा गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट पूरा एफटीए करने का रेट नहीं करे, पूरे में टाइम लगता है। एटलीस्ट ये सेक्टर जिससे हमारा इफेक्ट हो रहा है हमको, बिल्कुल। एटलीस्ट लिमिटेड सेक्टर का, लिमिटेड ट्रेड डील्स अपने को ये फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। ठीक। मेरे हिसाब से ठीक। सबसे पहली चीज है ये होगी, तो डेफिनेटली ये जो लोड है पूरा ठीक। कि भैया अमेरिका का लॉस कैसे आए, वो लॉस की इमीडिएटली भरपाई हो सकती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, भरपाई करने के तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों पर एक्शन मोड में सरकार दिख भी रही है, इंडस्ट्री भी दिख रही है। अजय सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एक दो अलग अलग सवाल होंगे। पहला सवाल तो ये होगा कि हम आए दिन देखते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बयान देते हैं उसमें उन बयानों का स्तर बड़ा अजीब होता है। उन्होंने कहा भारत पर हम इतना टैरिफ लगाएंगे कि सिर चकरा जाएगा, फिर उन्होंने डेड इकोनॉमी की बात की, उसके बाद फिर वो भारत पाकिस्तान युद्ध को बीच में लेकर आ गए। तो ये जो अल्टा पल्टी देखने को मिलती है, इसको कैसे देखते हैं? दूसरी चीज़ कि ये अब 50% टैरिफ आ चुका है, सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार और आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उसको आप कितना परफेक्ट मानते हैं? मसलन क्रेडिट मॉरिटोरियम, इन सारी जो कवायदे की गई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो बाजार को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी हैं या और कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत कुछ और कर सकते हैं। पहले ट्रम्प की बात करते हैं। उनकी पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, कि सामने वाला सोच ना पाए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा एसेट हो जाता है फॉरेन पॉलिसी में। अब क्या है, कंट्रीज देख रही हैं कि इनका जो एक्चुअल एक्शन है उस पे फोकस करिए, बातचीत पे फोकस मत करिए। अब जैसे कोरिया के साथ काफी बिल्डअप हुआ कि कोरिया को शायद मिल जाएगा, काफी रियायतें मिल जाएंगी। कोरिया के प्रेसिडेंट मीट किए उनको ओवल रूम में, और वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, 10% बात साउथ कोरिया की हुई होगी, 90% पूरी दुनिया की, इंक्लूडिंग उनके जानी दुश्मन नॉर्थ कोरिया के बारे में। इन्होंने कही कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं किम जोंग उन, और ये तो ये स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। जयशंकर जी ने भी इसके बारे में बात किया है कि ये नया पैंतरा है कि फॉरेन पॉलिसी को चलाना सोशल मीडिया के द्वारा। तो दुनिया अब स्क्रैम्बल कर रही है इसको समझने में। बट जैसे मार्केट में हम कहते हैं कि नॉइस और सिग्नल में आप ढूंढिए दो राह, वैसा ही अब लोग कह रहे हैं कि एक्शन देखिए, इनकी आवाज मत सुनिए, इतना एक्शन में क्या आता है वो देखना है। बट मार्केट मूव हो जाते हैं इनकी आवाज से, तो आवाज भी सुननी पड़ती है। रही बात भारत सरकार की, आरबीआई को और लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। जिस तरह यील्ड्स बढ़े हैं, 20-22 बेसिस पॉइंट बढ़ गए यील्ड्स, तो वो दिख रहा है कि किल्लत है खरीदारों की बॉन्ड मार्केट में। वो आरबीआई को लिक्विडिटी लानी पड़ेगी, रेट कट जरूरी है। और सर ने जो टेक्सटाइल्स के बारे में कहा, एक्सपोर्ट्स के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक तो नौकरियां हमें बचानी है, तो कोविड की तरह का एक पैकेज जो बहुत टारगेटेड पैकेज हो, नौकरी अगर आप रखते हैं तो उसके लिए सरकार फलाना सब्सिडी डायरेक्ट क्रेडिट करेगी, क्योंकि ये लेबर अगर चला गया वो लौटते नहीं है, उनको फिर लाना गांवों से मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। तो वो करना है, कंपनीज को बचाना है। बैंक्स को मॉरिटोरियम दे दें अगर 1-1.5 साल का, तो वो अलाउ कर देगा कंपनीज को कि ये जो अभी जोखिम आया है इसको कवर करें। और भारत की तरफ से
मैं जब सिंगापुर तेमासिक के लिए काम करता था, हमारा सिंगापुर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था जो बहुत अच्छा काम करता था, कंपनीज को हेल्प करता था पूरी दुनिया में सेटल होने के लिए, खोलने के लिए शाखाएं। तो हर एम्बेसी में हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन डेस्क खुलना बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्टर पहुंचे इथियोपिया में, पहले भारत एम्बेसी में जाए, उसको किताब दी जाए, देखे ये सब है, ऐसे आप खोलते हैं कंपनी यहाँ पे, ये चुनिंदा लॉयर्स हैं, चुनिंदा सीए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको यहाँ पे रेंट पे लेना है ऑफिस, यहाँ पे ये है, ये वी वर्क यहाँ पर है, ये सब यहाँ पर है। इस तरह से अगर हर एम्बेसी में हो जाए शुरू और एक्सपोर्ट जारी हो जाए मुहिम, तो ये हमारा बहुत छोटा है। ये जो एक्सपोर्ट है हमारा 20% है हमारी इकोनॉमी का डोमेस्टिकली, और नए जरियों में उसको ले जाके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दीपक जी, कोई इतनी बड़ी जोखिम नहीं है हमारे सामने, बट वो एंटरप्रेन्योर्स को टाइम चाहिए, उनको थोड़ा सा अगर 1 साल का अवधि दे दे सरकार, और लौटा देंगे पैसा सारा, जैसे कोविड में भी लौटाया गया, तो सब लोग लौटा देंगे, बट मॉरेटोरियम हो जाए और एक्सपोर्ट सब्सिडी टाइम पे मिल जाए, ये 2 बहुत अच्छे कार्य रहेंगे। डेफिनेटली सर, जिस तरह से टैरिफ बढ़ने के बाद अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है, सरकार को भी पता है क्या करना है, अब दूसरे की लकीर छोटी करने पर फोकस नहीं करना है, अपनी लकीर बड़ी करनी है, और इसी दिशा में पूरी इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग इंडस्ट्री जो है वो पूरी लगी हुई है। जाहिर तौर पर हम तमाम विकल्प देख रहे हैं। हाँ, फौरी तौर पर थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं, एमएसएमईज को कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, विज़न क्लियर है कि अब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अब क्या होना है वो अब आगे दिखेगा। और जाहिर तौर पर सरकार एक्शन मोड में है, आरबीआई का भी सपोर्ट है, इंडस्ट्री का भी सपोर्ट है, और रास्ते आगे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अजय सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आर.के. विज सर, फिरोज खम्बट्टा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको गणेश चतुर्थी की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।